हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रास रूट एजुकेशन पे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखो, मैंने आपको हमेशा एक चीज़ बताई है कि जब भी हम लोग कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं या कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में समझ लेना चाहिए कि वो टॉपिक है क्या। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं उनको समझना। जो कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन को बताते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कौन कौन से होते हैं हमारे, जो ट्रेडिंग अकाउंट है, P&L अकाउंट है, इसके अलावा जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के अलावा जो कैश फ्लो है वो। तो ये सारे हमारे क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो कि हम लोगों को किसी भी कंपनी या फर्म की क्या करते हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन को बताते हैं। वो हमारे क्या कहलाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मीनिंग क्लियर हो गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते क्या है। आपका एनालिसिस होता क्या है उसको हम लोग समझेंगे कि ये है क्या। देखो, एनालिसिस का वैसे तो मीनिंग क्या लिया जाता है कि कोई भी चीज़ है उसको इजी तरीके से समझना या उसको पार्ट में डिवाइड करके और सीक्वेंस वाइज या और अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना। तो उस इंफॉर्मेशन को यूज करने वाले हैं वो उनके समझने में ईजी हो जाए, वो है आपका एनालिसिस। अब देखो, यहाँ किसका एनालिसिस कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। तो यार एक चीज बताओ, अभी मैंने क्या बोला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन से हमारे, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, इनका। तो इनका जो एनालिसिस है वो क्या कहलाता है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मीनिंग क्लियर हो गया टॉपिक का, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं डेफिनेशन पार्ट की तरफ कि डेफिनेशन क्या कह रही है। तो देखो, फाइनेंशियल एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग बिजनेस प्रोजेक्ट्स, budgets and other finance related transactions to determine their performance and suitability। भाई जो मैं कह रहा हूं वही तो चीज लिखी हुई है कि देखो, जो फाइनेंशियल एनालिसिस है वो एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है, जो बिजनेस के जो प्रोजेक्ट है, बजट है और जो भी अदर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उनको इवेल्युएट करने के लिए और उनकी जो परफॉर्मेंस है और जो सूटेबिलिटी है उनको डिटरमाइन करती है। तो ये एक प्रोसेस है। मीनिंग क्लियर हो गया। यार एक चीज बताओ, जो मैंने बोला वही तो लिखा हुआ है कि हम लोग क्या करते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनकी परफॉर्मेंस वगैरह देखने के लिए, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, उनको इजी तरीके से बांट देते हैं ताकि जल्दी से समझ में आ जाए कि परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, ठीक है। अब देखो, एक तो डेफिनेशन लिख रखी है, हम लोगों ने इस डेफिनेशन को और थोड़ा ईजी करने के लिए एक और तरीके से हम लोगों ने डिफाइन करने का सोचा है। तो देखो, फाइनेंशियल एनालिसिस होता क्या है, मैंने यहाँ लिख रखा है। तो हम लोग दो तरीके से बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल एनालिसिस इज अ प्रोसेस वेयर टेस्ट इज प्रॉफिटेबिलिटी, जहाँ प्रॉफिटेबिलिटी का टेस्ट होता है, एंड वेयर टेस्ट ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ, और जो किसी भी फर्म है उसकी फाइनेंशियल हेल्थ का टेस्ट होता है वो हमारी क्या कहलाती है, फाइनेंशियल एनालिसिस कहलाती है। घूम फिर के मीनिंग वही आ गया कि जो हम लोग कहना चाह रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा और इजी तरीके से हम लोगों ने बता दिया, ठीक है। अब टेस्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट कमाने की जो क्षमता है कंपनी की वो क्या है, फाइनेंशियल एनालिसिस के थ्रू पता चलेगा हम लोगों को। टेस्ट ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ का मतलब यहाँ लिख रखा है कि सेल कितने की है, रिटर्न कितना मिल रहा है, इन्वेंट्री टर्नओवर क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, फाइनेंशियल हेल्थ बताती है किसी भी कंपनी की। तो ये दोनों चीज़ें मिलके क्या बना रही है, आपकी फाइनेंशियल एनालिसिस। या हम लोग बोल दें, जो किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को, सोल्वेंसी को, लिक्विडिटी को, ठीक है, उनको बताती है, वो प्रोसेस क्या कहलाती है, फाइनेंशियल एनालिसिस कहलाती है। ये भी हम लोग बोल सकते हैं। तो आई होप जो मीनिंग है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनालिसिस उसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव। तो देखो यार, क्या ऑब्जेक्ट है कि हम लोग जो एनालिसिस है वो करते हैं। तो देखो, मेजरिंग ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है उसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। फिर दूसरा है टू एसेस प्रॉफिटेबिलिटी को एसेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। टू मेक इंटरफर्म या इंट्राफर्म कंपैरिजन, खुद का खुद से या खुद का दूसरी फर्म से कंपैरिजन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं। फिर है टू एग्जामिन सोल्वेंसी चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं। टू एग्जामिन फाइनेंशियल साउंडनेस, और जो फाइनेंशियल साउंडनेस है
मतलब जो सिचुएशन है, फाइनेंशियल सिचुएशन वो कैसी है किसी भी फर्म की, ठीक है, उसको एग्जामिन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं टू इवेल्युएट प्रोग्रेस। एक फर्म है वो क्या प्रोग्रेस पे है, प्रोग्रेस कर रही है या नहीं कर रही, उसको भी इवेल्युएट कौन करता है, फाइनेंशियल एनालिसिस। फिर है हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग, भाई इन सब से जो डिसीजन लेते हैं उससे हम लोग फोरकास्टिंग कर सकते हैं, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट होता है। टू फुलफिल्स नीड ऑफ इंटरेस्टेड पार्टी, फाइनेंशियल एनालिसिस में इंटरेस्टेड रखती है, ठीक है। भाई एक चीज बताओ, कोई भी फर्म या कोई भी कंपनी है, अगर उसमें किसी ने पैसा लगाया तो वो पार्टी इंटरेस्ट रखेगी नहीं रखेगी कि मेरा पैसा रिटर्न कब मिले, ठीक है। तो जो भी इंटरेस्टेड पार्टी है उनकी जो नीड्स है उनको फुलफिल कौन करते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं। फिर है डिसीजन मेकिंग, कोई भी चीज़ है, कोई भी मैनेजमेंट है, उसको डिसीजन लेने के लिए हेल्प भी करती है आपकी फाइनेंशियल एनालिसिस। तो ये ऑब्जेक्ट है जिनकी वजह से फाइनेंशियल एनालिसिस किया जाता है। यार एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर सीधी सी लैंग्वेज में समझना चाहो ना आपकी फाइनेंशियल एनालिसिस है क्या, तो यार एक चीज़ बताओ, जो बैलेंस शीट वगैरह होती है, ठीक है, ट्रेडिंग P&L वगैरह होते हैं, काफ़ी लंबे स्टेटमेंट होते हैं, काफ़ी बड़ा सार हो जाता है, तो उनको ईजी रूप में समझाना हमारा क्या कहलाता है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इतना सा ही है बस कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होता है। होप जो मीनिंग है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। अब देखो कितने टाइप के फाइनेंशियल एनालिसिस होते हैं, तो देखो 4 टाइप के फाइनेंशियल एनालिसिस होते हैं। पहला टाइप है आपका एक्सटर्नल एनालिसिस, दूसरा टाइप है इंटरनल एनालिसिस, थर्ड है हॉरिजॉन्टल या डायनेमिक एनालिसिस, लास्ट है वर्टिकल और स्टैटिक एनालिसिस। अब इन चारों के अंदर क्या डिफरेंस होता है वो समझना। एनालिसिस है वो क्यों किया जाता है, उसको करने का रीजन यही है कि जो कंपनी के एक्सटर्नल यूजर्स है, ठीक है, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए क्या किया जाता है, एक्सटर्नल एनालिसिस किया जाता है। एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन होते हैं, तो यहाँ लिख रखा है, जो बैंकर्स वगैरह हो गए, क्रेडिटर्स वगैरह हो गए, गवर्नमेंट हो गई, कंज्यूमर हो गई, इसके अलावा भी बहुत सारी पार्टीज वगैरह होती है, वो इंटरेस्टेड होती है, ठीक है, तो वो कहलाता है आपका एक्सटर्नल एनालिसिस। फिर आपका इंटरनल एनालिसिस, देखो जो इंटरनल यूजर है, इंटरनल यूजर कौन कौन होंगे, शेयर होल्डर्स हो गए, मैनेजमेंट हो गए और जो एम्प्लॉइज है वो, ठीक है, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए इंटरनल एनालिसिस किया जाता है। फिर आता है आपका हॉरिजॉन्टल और डायनेमिक एनालिसिस। देखो ये क्या होता है, 2 और मोर पीरियड्स, इसमें क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा पीरियड्स के बीच में क्या किया जाता है, डिफरेंस कैलकुलेट किया जाता है कि कोई चीज कितना चेंजेस हुआ है। ये हम लोग पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगा, अगर आप लोगों को समझना चाहो तो अभी समझ लो। देखो पढ़ेंगे टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने की कौन कौन सी टेक्निक्स है, तो वहाँ आपकी आएंगे कॉमन साइज, कंपैरेटिव वगैरह ये सारी। तो जो कंपैरेटिव वाली सिचुएशन है वो यहाँ आएगी आपकी हॉरिजॉन्टल और डायनेमिक एनालिसिस। मतलब उसमें क्या होगा कि 2 साल के डेटा हम लोगों ने ले लिए, मान लो 2005 और 2006 के, ठीक है, तो 2005 में कोई चीज 10,000 की थी, 2006 में 15,000 की हो गई, तो कितना चेंजेस हुआ वो हमारा क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल और डायनेमिक एनालिसिस। मीनिंग क्लियर हो गया। इसके अंदर आएगा आपका कंपैरेटिव वाली, कंपैरेटिव एनालिसिस, ठीक है। फिर है वर्टिकल और स्टैटिक एनालिसिस। इसमें क्या होगा कि खुद का खुद में कितना चेंजेस हुआ है। जैसे एक एग्जांपल ले लो कि जैसे मान लो 2005 की सिचुएशन है, तो उसका टोटल है 30, जिसमें 10 तो आपकी शेयर होल्डर्स वगैरह है, 10 का रिजर्व एंड सरप्लस है, डिवेंचर है 10 के, ठीक है। अब देखो यहाँ कैसे निकाला जाता है, टोटल के हिसाब से, टोटल को 100 मान लिया जाता है, तो ये 30 है उसको 100 मान लिया जाता है और ऊपर वाला रख दिया जाता है, तो 10/30 इंटू 100, तो उसका उसी में कितना चेंजेस हुआ है वो हमारा कहलाता है वर्टिकल और स्टैटिकल एनालिसिस। तो ये सारे हम लोग आगे समझेंगे कि आगे है क्या। तो आई होप जो मीनिंग है वो क्लियर हो गया होगा कि हम लोग जो एनालिसिस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो क्यों करते हैं। अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। अब है हमारा टॉपिक टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस की कौन कौन सी टेक्निक्स है वो मैंने यहाँ लिख रखी है। देखो एक चीज बता देता हूँ कि ये जो टेक्निक्स है वो एक एक चैप्टर है, सबके एक एक चैप्टर है। अगर उनको अच्छे से समझना चाहो तो सबका अपना एक इंपॉर्टेंस होता है और उनको अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव यूज
किया जाता है, ये याद रखना। अभी हम लोगों ने जो पीछे का पोर्शन किया है, हो सकता है थोड़ा बोरिंग, मतलब ये हो गया कि यार हो सकता है कि हम लोग उस लेवल तक नहीं सोच रहे जिस लेवल पे सोचना चाहिए। सोचने का मतलब ये है कि जो फाइनेंशियल एनालिसिस है उसको करने का मतलब क्या है, क्यों कर रहे हैं हम लोग, कितने टाइप से होते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग आगे कंटिन्यू करते जाएंगे तो वो आपके जो भी पिछला पार्ट थ्योरेटिकल हुआ है वो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। देखना अभी आपका जो कुछ टाइप वगैरह है वो मैं क्लियर करवा दूंगा। पहले है आपका कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वह स्टेटमेंट होता है जिसमें 2 सालों के बीच या 2 चीज़ों के बीच कंपेरिजन किया जाता है। मैंने आपको टाइप्स ऑफ एनालिसिस में एक चीज़ बताई थी, अगर आप लोगों को याद हो तो उसमें एक था डायनेमिक एनालिसिस, डायनेमिक या हॉरिजॉन्टल। तो याद रखना मैंने आपको बोला था कि जो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो हमारे क्या कहलाते हैं, डायनेमिक एनालिसिस। आ गया, मीनिंग क्लियर हो गया, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ नाम पढ़ेंगे, फिर इनके पर्टिकुलर एक अलग अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें सब चीजें अलग अलग कवर करेंगे। कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉमन साइज में क्या होता है मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, का जो वर्टिकल वाला पार्ट है वो कहलाता है कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कैसे बनता है मैंने पीछे आपको बता दिया था। फिर आपका है ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस का मीन्स होता है हर साल कितने का चेंजेस आ रहा है किसी चीज के अंदर। जैसे जो सेल्स है, ठीक है, पहले साल 10 लाख की मान लो, फिर 15 लाख की मान लो, ठीक है। तो ये जो ट्रेंड है, कितना चेंजेस आ रहा है साल टू साल, वो कहलाता है ट्रेंड एनालिसिस। तो कितना चेंजेस हुआ है उसको हम लोग यहाँ एनालिसिस करते हैं। फिर आता है आपके फाइनेंशियल रेशियोज। तो हम लोगों ने जो फाइनेंशियल रेशियोज है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद है फंड फ्लो स्टेटमेंट, फिर आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट और लास्ट है ब्रेक इवन एनालिसिस। देखो जो आरबीएसई का सिलेबस है उस आरबीएसई के सिलेबस में ओनली 4 पॉइंट है या 4 टेक्निक्स बोल दो, ठीक है। और बाकी के जो आईसीएसई वगैरह है या जो सीबीएसई वगैरह है वहाँ ये सारी चीज़ें कंप्लीट होती है। तो हम इन तीनों चीज़ों को भी कंप्लीट करेंगे। तो जितने भी आपके टेक्निक्स है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जो मीनिंग है फाइनेंशियल एनालिसिस का और जो टेक्निक्स है वो आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें नीचे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकल पोर्शन में जाएंगे, तो प्रैक्टिकल पोर्शन में जाने के बाद हम लोगों को ये सारी चीज़ें जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो समझ में आने लग जाएगा कि वहाँ हम लोगों ने थ्योरेटिकल पोर्शन ऐसा पढ़ा था। वो मैं आपको याद दिलाते रहूँगा कि हम लोगों ने वहाँ ऐसा पढ़ा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।